नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है चुनाव जागरूकता अभियान पर और 6 राज्यों के चुनाव हैं। आपका अपना रेडियो भी इस उत्सव में शामिल है और आप सभी को जागरूक कर रहा है। आज 7वां एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के ढांचे पर। जो भारत निर्वाचन आयोग है वो उसका मूलतः ढांचा कैसा होता है और चुनाव के वक्त किस किस तरह से वो और लोगों की मदद लेता है, कौन कौन से वो पद होते हैं, किसका क्या काम होता है, इस पर विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सिंह। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो सुमित जी, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग के ढांचे को आप हमारे लिसनर्स के सामने अच्छे से बताएं, कैसा कैसा ढांचा होता है और कैसे वो काम करता है। जी मैम, पहले तो मैं हेलो हल्द्वानी 91.2 FM के समस्त श्रोताओं और लर्नर्स को मेरा नमस्कार। और अगर हम लोग चुनाव आयोग के ढांचे की बात करें तो मैम हमको ये देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग चुनाव आयोग की उपयोगिता क्या है। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते यहाँ पर जो चुनाव को कराने के लिए जो निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो एक ढांचा होना चाहिए और उसको एक ट्रांसपेरेंस रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये एक चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो चुनाव आयोग के ढांचे पर अगर हम लोग ध्यान दें तो चुनाव आयोग एक 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके सहयोगी के रूप में 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन इसमें ये देखने की बात है कि कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो मेन है। कोई भी निर्णय होगा तो वो तीनों लोग के सहमति से होगा और चुनाव कराने की जो भी नीतिगत फैसले होंगे वो चुनाव आयोग ही करता है। और इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो स्टेट में हम कहें कि अधिसूचना जारी करने से लेकर परिणाम घोषित करने तक का जो पूरा काम है वो भारत निर्वाचन आयोग का है। जी हाँ, अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और चुनाव कराने तक जो भी नीतिगत निर्णय लेने होंगे वो ये चुनाव आयोग की 3 मेंबर बॉडी ही लेगी और बहुमत के आधार पर ही लेती है। और इसके बाद जो चुनावों को संपन्न कराने की स्टेट में, अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, तो इसको संपन्न कराने के लिए स्टेट में फिर चुनाव आयोग एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करता है। वो पूरे स्टेट में चुनाव के क्रियान्वयन को, हाँ, पूरे चुनाव संबंधी सारे के जितना भी क्रियान्वयन होगा वो ये अधिकारी देखेंगे। और ये अधिकारी सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। अच्छा। बेसिकली IAS ऑफिसर जो 18 से 20 साल की सर्विस संपन्न कर लिए होते हैं, वो इस पद पे उनको नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी उत्तराखंड में सौजन्या जी हैं क्या? जी मैम, वो 2003 बैच की IAS ऑफिसर हैं और वो सचिव स्तर की अधिकारी हैं। मान लीजिए सचिव स्तर के अधिकारी वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विभाग है, पुलिस विभाग हो गया या पर्यावरण विभाग हो गया, तो इसके जो सचिव होंगे उनको भी इस पद पे चुनाव आयोग नियुक्त कर सकता है। और इनके सहयोगी के रूप में आपके डेप्यूटी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे और उनके नीचे असिस्टेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे। तो ये दोनों ही लोग मुख्य चुनाव अधिकारी की सहायता करते हैं। और उसके नीचे वो नीचे भी सचिव लेवल के ही होंगे। जी मैम, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं और PCS अधिकारियों को भी इसमें नियुक्त शामिल किया जाता है। और तो जिलाधिकारी का रोल कहाँ पर होता है? हाँ, तो ये मैम ये सेंट्रल बॉडी हो गई, एक प्रादेशिक स्तर पे ये सेंट्रल बॉडी हो गई जो पूरे प्रदेश में चुनाव का क्रियान्वयन को समन्वयित करती है और उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करती है। इसके बाद DM का रोल आता है। उत्तराखंड से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। मेन में ये लोग हो गए। उसके बाद प्रत्येक जिले के DM अपने क्षेत्र में वो उस डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। उस जिले में जिला निर्वाचक अधिकारी। जी, जिला निर्वाचक अधिकारी होते हैं। उस जिले में जो भी निर्वाचन संबंधी कार्य होंगे वो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करते हैं। जी, अपने काम के अलावा अतिरिक्त काम उनके लिए उस समय होता होगा। हाँ, जब ये आचार संहिता लागू होने के बाद वो ये पद तो उनके पास रहता ही है, लेकिन जो एक्टिव रोल उनका निकल के सामने आता है वो आचार संहिता के बाद आता है। और एक बात मैं ये बोल देना कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आचार संहिता के बाद और उससे पहले भी जो DM का जो पद है अपने क्षेत्राधिकार में विश्व में सबसे ज्यादा जो पावरफुल पोस्ट है वो DM की ही है। अच्छा है जी मैम। एक लोकतांत्रिक देश की अगर बात करूं मैं, जी, तो इससे पावरफुल पोस्ट पूरे विश्व में कहीं नहीं।
अच्छा। जितना भारत के डीएम के पास शक्तियां होती हैं। अच्छा। तो जिले के अंतर्गत और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, ये लोकसभा चुनाव में आरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ, तो हम लोग बार बार सुनते हैं रिटर्निंग ऑफिसर होता क्या है, लेकिन आम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि रिटर्निंग ऑफिसर होता क्या है। अगर लोकसभा चुनाव की हम लोग बात करें तो रिटर्निंग ऑफिसर बेसिकली वो होता है जो चुनाव में ईवीएम से लेकर, ईवीएम के सप्लाई से लेकर ईवीएम को आने तक, काउंटिंग कराने तक जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो रिटर्निंग ऑफिसर ही करेगा। लोकसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर आपका होता है डीएम, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो होता है एसडीएम। अच्छा जी मैम, क्योंकि डीएम तो जिला निर्वाचक अधिकारी ही हो गया। हाँ, जिला निर्वाचक अधिकारी। तो मान लीजिए अगर आपके जिले में 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो डीएम उन सारे क्षेत्रों को समन्वयित करने का काम करेगा, उसका सुपरविजन करेगा। लेकिन जो तो हर विधानसभा का एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा। हर एक विधानसभा का अलग रिटर्निंग ऑफिसर होगा। लोकसभा में तो डीएम रिटर्निंग ऑफिसर होगा, लेकिन विधानसभा में आपका एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में हायरार्की की बात करें, चुनाव संपन्न कराने की जो हायरार्की है, उसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर आपका डीएम हो गया, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और उसके नीचे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, ये दोनों जो अधिकारी होते हैं वो पीसीएस लेवल के होते हैं। अच्छा। उसके नीचे फिर आरओ आ जाते हैं, मतलब एसडीएम। अगर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो उसके नीचे फिर एसडीएम आ जाते हैं, और उनके नीचे एसडीएम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अगर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो जितनी भी मतलब चुनाव स्टार्ट होने से लेकर संपन्न करवाने तक, रिजल्ट घोषित करने तक पूरी जिम्मेदारी एसडीएम की होगी उस विधानसभा क्षेत्र में, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर की। हाँ, और तो रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे कौन कौन से पद होते हैं? हाँ, तो रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता करने के लिए अब यहाँ पर एक चीज देखना महत्वपूर्ण है। अगर मैम लोकसभा चुनाव है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आरओ हो गए और ये एआरओ हो जाते हैं, एसडीएम एआरओ हो जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा की बात होती है तो एसडीएम आरओ होते हैं और तहसीलदार एआरओ हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी मदद करने के लिए। तो उसके नीचे निर्वाचन तहसीलदार आते हैं, वो एआरओ हो जाते हैं, और उनके नीचे आपके निर्वाचन कानूनगो आते हैं। अब कानूनगो क्या करता है, जो लिस्ट तैयार होती है उसका पूरा सुपरविजन करता है। उसके नीचे बीएलओ हो जाते हैं, बीएलओ आते हैं उसके। तो जो ये बूथ लेवल ऑफिसर क्या करते हैं, अपने जिले में अपने बूथ पर, मान लीजिए बूथ में 1100-1200 वोटर्स हैं, तो उनके वोटर्स को पूरा चेक करना, कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये तो बहुत, मतलब अगर आपने संशोधन कराया मैम, ये निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी खामी है यहाँ पर, कि आपने मान लीजिए आपका, पहली बात तो आपका कभी भी एपिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड कभी भी सही तरीके से बन के नहीं आएगा। कभी उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाएगी, कभी आपका एड्रेस गलत है, फिर आप सही करवाएंगी तो एक जगह आपका वो नाम चढ़ा ही हुआ है, फिर एक और जगह नाम चढ़ गया। आप 5 बार सही करवाएंगी तो आपका 5 बार नाम चढ़ गया। 2014 से पहले बहुत ज्यादा ऐसा होता था। फिर तो इन सब ओवरलैपिंग को देखने का काम आपका बीएलओ करता है, और बीएलओ फिर आपको सूचित करेगा कि आपका 4 जगह नाम चढ़ा है, आप बताइए कौन कौन सा नाम कटवाना चाहती हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं उनका नाम जोड़ने का काम करते हैं। और इनका जो सुपरविजन करते हैं वो आपके ये निर्वाचन कानूनगो करते हैं, और उसके ऊपर फिर तहसीलदार आपका एआरओ हो जाते हैं विधानसभा चुनाव में। तो ये एक हायरार्की चल रही है। तो इसके अलावा जो बाहर से जिन लोगों को हायर किया जाता है, ये तो ढांचा था तहसीलदार तक का, नीचे कानूनगो तक का, लेकिन जैसे कई बार प्रोफेसर कॉलेज के हायर किए जाते हैं, टीचर्स होते हैं, वो क्या बनाए जाते हैं? अब हाँ मैम, ये जब हमारा चुनाव मान लीजिए तो 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव है, तो चुनाव संपन्न करवाने के लिए ये जो मैंने हायरार्की बताई, ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगी, और कैसे संपन्न हो रहा है वो सब देखेगी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैम, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो प्रॉपर हायरार्की है उससे हट के हमको कुछ अलग लोगों को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उनका सुपरविजन लेना पड़ेगा, उनको मतलब जिम्मेदारियां देनी होंगी कि चुनाव से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। तो इसके लिए पूरे चुनाव प्रक्रिया को से मुझे स्टार्ट करना होगा। तो मैम, जब सबसे पहले चुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, वो हमारे ईवीएम से बनाता है। अच्छा। तो ईवीएम से फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में एक स्ट्रांग रूम होगा। स्ट्रांग रूम मतलब डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी डीएम स्ट्रांग रूम बना देता है, वहां पे सारे ईवीएम आते हैं, और उस ईवीएम को 2 तालों से पहले सील कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब चुनाव होने वाले रहते हैं तो चुनाव से कुछ दिन पहले उन 2 तालों को खोलकर फिर सारे ईवीएम्स की चेकिंग की जाती है कि ईवीएम्स काम कर रहे हैं प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। और फिर प्रत्येक बूथ के लिए उसी टाइम ईवीएम्स का निर्धारण कर दिया जाता है कि इस बूथ पर यही ईवीएम जाएगा, और जितने भी
जो भी प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि वहां पे आते हैं और उनको दिखाया जाता है कि ये वो ईवीएम्स हैं, और वो जब रजामंदी कर देते हैं कि हाँ हम इससे सहमत हैं, तो फिर वो फिर करके फिर से 2 सील लगा दी जाती है उस रूम में, स्ट्रांग रूम में। और फिर जब दूसरी बार जब इसको रूम को सील किया जाता है तो जो डीएसपी के निगरानी में ये पूरी सारे ईवीएम्स रखे जाते हैं, पुलिस की निगरानी। हाँ, डीएसपी की निगरानी में रखे जाते हैं। फिर उसके बाद चुनाव होने से पहले मान लीजिए 1 दिन पहले ये ईवीएम्स फिर स्ट्रांग रूम से प्रत्येक बूथ पर जाते हैं, और जब बूथ पे जाते हैं तब भी जितने भी प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधियों को कहा जाता है कि आप आइए और देखिए कि सारे ईवीएम्स सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप पीछे पीछे जाइए और देखिए कि वहां से सही तरीके से रखे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारे ईवीएम्स बूथ पर चले जाते हैं। फिर उससे 1 दिन पहले जो एक्स्ट्रा लोग बुलाए जा रहे हैं चुनाव संपन्न करवाने के लिए, पहले मैं बूथ से स्टार्ट करूंगा। तो ईवीएम्स सब अपनी जगह पर स्थापित हो गए, उनकी चेकिंग हो गई। फिर ये टीचर्स को बुलाया जाता है। बेसिकली जो बूथ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें टीचर्स ही होते हैं। 3 आपके चुनाव अधिकारी होते हैं, चुनाव अधिकारी 1, चुनाव अधिकारी 2 और चुनाव अधिकारी 3। तो इसमें अध्यापक और कुछ और अधिकारियों को, जिले स्तर के जो 4200 पे ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है। हाँ, निरीक्षक लेवल के अधिकारियों को भी बुला लिया जाता है, जो राजस्व विभाग में निरीक्षक हो या किसी और विभाग में निरीक्षक हो। तो 3 अधिकारी होते हैं, चुनाव अधिकारी 1, 2 और 3। और उसके अलावा उस बूथ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो आपका या तो वो 4600 पे ग्रेड का अधिकारी होगा, जैसे आपके प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो मान लीजिए आप गए तो एक अधिकारी आपके आइडेंटिटी कार्ड को चेक करेंगे, दूसरे आपके स्याही लगाएंगे, तीसरे आपको आपकी पर्ची लेंगे, फिर वो आपको वोट देने की अनुमति देते हैं। उसके बाद ये सुबह से शाम तक ये जो सारे वोट पड़ जाते हैं, उसके बाद उसको ईवीएम को सील करने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, और वो लिख के देता है कि सारे मतलब चुनाव संपन्न अच्छी तरीके से हो गया और मैं फिर इसको मैं भेज रहा हूँ यहाँ से। जी। तो उसके बाद ये ईवीएम चले जाते हैं, और इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इन पूरे चुनावों की निष्पक्षता की जांच कई स्तरों पर की जाती है। पहले तो ईवीएम स्टार्ट होने से पहले जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साइन करवाए जाते हैं कि ईवीएम सही से काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, और उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट निर्धारित किए जाते हैं। वो समय समय पर सारे बूथों का निगरानी करते रहते हैं कि कहीं पे कोई बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे अनियमितताएं तो नहीं है। तो इसके बूथ के ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट आते हैं। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत केंद्र बूथ, मतलब मान लीजिए एक केंद्र पर 7 से 8 आपके बूथ हैं, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत 7 से 8 केंद्र आ जाता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट बेसिकली आपको या तो असिस्टेंट प्रोफेसरों को बनाया जाता है, या तो जो सब डिवीजन के अधिकारी होते हैं, जैसे अभियंता, ये सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, इन लोगों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। और ये लोग 7 से 8 आपके केंद्रों का निरीक्षण समय करते रहते हैं। गाड़ियों से ये लोग दौड़ते रहते हैं और निष्पक्षता की जांच करते रहते हैं। और एक विधानसभा क्षेत्र को कई जोनों में बांटा जाता है, जोनों को फिर सेक्टरों में, सेक्टरों को फिर केंद्र में। और जोनों की जो निगरानी करते हैं, जोनों की निगरानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर करते हैं। जैसे मान लीजिए अधीक्षण अभियंता हो गए आपके बिजली विभाग के, सिंचाई विभाग के, और आपके डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं उनको जोनल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। और ये इनके अंतर्गत 3 से 4 सेक्टर आते हैं, और इनका जो पूरा जो इन सब चीजों का संचालित कर रहा है वो आपका एसडीएम करता है। तो इस तरीके से जो पूरी उस दिन चुनाव प्रक्रिया चलती है, वो इस प्रकार से पूरी चुनाव प्रक्रिया उस दिन चलेगी। जी सुमित जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने पूरा ढांचा समझा दिया है किस किस का क्या दायित्व होता है। तो मुझे लग रहा है काफी बातें हो गई हैं इस ढांचे पर, और लोगों को हमारी समझ में भी आ गया होगा कि किस किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं और कितना जिम्मेदारी का एक काम है। और किसी भी विभाग के कर्मचारी को इसमें लिया जा सकता है, कोई ना नुकुर तो नहीं कर सकता। ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है एक नागरिक का, तो इसमें कोई विभाग मना नहीं करता ना। नहीं मैम, ये तो एक मतलब कंपल्सरी ड्यूटी टाइप की है। अगर आप
कुछ लोग को रिजर्व भी रखा जाता है। मान लीजिए हो सकता है कि तबीयत खराब हो जाए या घर में कोई घटना हो जाए, तो इसके लिए एक रिजर्व ऑफिसरों की टीम भी रहती है। मान लीजिए अकस्मात किसी की हो गई तो वो उधर से आ जाएंगे। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ईवीएम ईवीएम से निर्धारित हो गए सारे बूथों पर, लेकिन कुछ रिजर्व ईवीएम्स भी रखे जाते हैं। मान लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है तो और उन ईवीएम्स को मतलब उस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जगह पे रखा जाता है कि 15 से 20 मिनट में ईवीएम मतलब पहुंचाई जा सके और आधे घंटे से ज्यादा डिले ना हो पाए और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। कितनी सारी चीजों को देखना होता है ना। और इसके अलावा जानना चाहते हैं कि जो भेजने की जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे सुदूर अगर ऊपर हिमालय रेंज में किसी को जाना है और किसी को दुर्गम में जाना है बहुत, तो 2-3 दिन पहले से ही भेजने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जी मैम, उसके हिसाब से हम ये जो चुनाव आयोग है वो मतलब काम तो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही करेंगे, लेकिन निर्देश पूरे उधर से ही आदेश पूरे, क्योंकि शक्ति चुनाव आयोग ही निर्धारित कर रहा है। जी जी। तो जो भी सुदूरवर्ती एरिया है वहां पे पैरामिलिट्री के प्रॉपर सिक्योरिटी में ये सारी प्रक्रियाएं कुछ दिन पहले से ही चलती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग का काम भी बहुत पहले से शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग का भी काम बहुत पहले से चल रहा है। 2-3 स्तर की ट्रेनिंग शायद होती है। जी जी मैम, 2-2, 3-3 और मतलब बीच बीच में भी ट्रेनिंग होती रहती है इनकी। जैसे आजकल ट्रेनिंग काफी चल रही है। मतलब चुनाव संपन्न होने से 15-20 दिन पहले से जितने भी अधिकारी हैं सबको 2-2, 3-3 राउंड में ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक तरह से उत्सव का माहौल होता है। अगर देखें पूरा उत्सव का माहौल है, कोई नानुकुर नहीं है। जैसे घर में कोई आदमी बेटी की शादी करता है तो पूरा उसका एंगेजमेंट जो रहता है, तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें पूरे देश का एंगेजमेंट है और वोटर के बीच भी चर्चाएं हैं कि कौन प्रत्याशी को देना है, वहां भी हलचल है। तो एक तरह से पूरी हलचल का माहौल है, उत्सव का माहौल है और लोकतंत्र की यही खासियत भी है। तो सुमित जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा बताया इस ढांचे को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, धन्यवाद मैम। जी तो दोस्तों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक आप बने रहे, आपने इस चर्चा को सुना। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।